Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन अपलोड होता है। बहुत ही क्रिस्प सा छोटा सा सेशन जिसको हम लोग नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों की छोड़ी जाती है और ना ही कोई यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ों को इसमें कवर करवाया जाता है। अब ये सेशन बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है। जितना कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना आपको यहाँ पर मिल जाना है। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 83,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। मेक श्योर करें आप सभी लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये जो सेशन है वो आप सभी लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें ओरेंगुटन के बारे में और स्पेशली ओरेंगुटन में 3 स्पीशीज होती हैं। हम जिस स्पीशी की बात कर रहे हैं उसका नाम है तपनोली ओरेंगुटन, जिसका साइंटिफिक नेम है पोंगो तपेनिलुएंसिस। हम इसको तपनोली के नाम से आगे बोलते रहेंगे जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, हम इस ओरेंगुटन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? कारण यह है कि हाल ही में इंडोनेशिया के अंदर में जो जगह है सुमात्रा नाम की, वहाँ पर एक बड़ा साइक्लोन आता है। उस चक्रवात की वजह से आप इमेजिन करना, एक साइक्लोन आया और उस साइक्लोन ने 58 तपनोली ओरेंगुटन्स को मार दिया। पता है ऑलरेडी ओरेंगुटन्स का जो हम कह सकते हैं जो बर्थ रेट होता है वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो ये जन्म कम लेते हैं, तो इस वजह से इनकी जो स्पीशीज है वो काफ़ी खतरे में हो जाती है। और अभी जो 58 ओरेंगुटन्स एकदम से मारे गए एक साइक्लोन की वजह से, आप इमेजिन करो ये इनकी टोटल पॉपुलेशन का 7% था, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रजाति आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में कवर की गई है। ऑलरेडी ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है जिसको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। समझे इस बात को? और अचानक से यहां पर इसकी पॉपुलेशन पर एक और दबाव बढ़ जाना, एक और प्रेशर बढ़ जाना, तो एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। तो याद रखिएगा ओरेंगुटन के बारे में। साइंटिफिक नेम क्या है? हम कौन से वाली स्पीशी की बात कर रहे हैं? पोंगो तपेनिलुएंसिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ओरेंगुटन की 3 स्पीशीज हैं जिसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जिसके बारे में अभी के समय पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोंगो तपेनिलुएंसिस, ये केवल और केवल सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये जो 3 स्पीशी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें से एक स्पीशी है दोस्तों तपनोली ओरेंगुटन, दूसरी है सुमत्रन ओरेंगुटन और तीसरी है बोर्नियन ओरेंगुटन। ये वो स्पीशीज हैं जो केवल और केवल इंडोनेशिया के अंदर में पाई जाती हैं मेजरली, और खासकर जो हमारे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ब्रॉड लीफ वाले जो फॉरेस्ट है वहां पर ये स्पीशी मिलती है। अब देखो एक स्पीशी जैसे ओरेंगुटन के बारे में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ये आर्बोरियल स्पीशी है। एक होती है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रह रहे हैं। आर्बोरियल स्पीशीज कौन सी होती हैं? ये वो प्रजाति होती हैं जो अपना आधे से ज़्यादा जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देखो ये रहा, इस प्रकार से दिखाई देता है ओरेंगुटन। आइए कुछ बेसिक बातें इसके बारे में कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। 50 साल का यहाँ पर इनका एक लाइफ टाइम स्पैन रहता है। मेल का जो वेट है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। बाकी थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बिहेवियर के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ओरेंगुटन के, याद है या नहीं? यही तो पूछा था। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, क्या कि ओरेंगुटन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेड़ के होल में से इंसेक्ट को निकाल कर वो खा सकें? बिल्कुल, ऐसा ये लोग करते हैं। इनके पास में एक और बहुत बड़ी टेक्निक है, वो है सेल्फ मेडिकेटिंग टेक्निक। याद रखिएगा, एक बार याद है एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ये ओरेंगुटन का फोटो है, इसके गाल पर घाव हुआ है। तो इस घाव को ये जानता है कौन से प्लांट का पेस्ट इस्तेमाल करके मैं अपने घाव को खुद से भर सकता हूं। तो ये उस चीज के लिए भी जाना जाता है। समझ रहे हैं? फिर एक बार एक ओरेंगुटन जिसका नाम रॉकी था, वो ऐसा पहली बार देखने को मिला कि वो पहली बार एक ह्यूमन स्पीच को मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो ये सारे बिहेवियर हैं ओरेंगुटन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये लोग अपना स्लीपी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जैसे घोंसला वगैरह टाइप ना स्लीपिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं और रात में उसी में ही आराम से सोने की कोशिश करते हैं। और आर्बोरियल स्पीशी है, मेनली पेड़ पर रहते हैं, ये हमने डिस्कशन कर ही लिया है। बाकी एक चीज़ और याद रखिएगा, ओरेंगुटन की 3 सब स्पीशीज़ होती हैं। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी समझा दिया है आगे, जस्ट अभी हमने कवर किया है। बोर्नियन, सुमत्रन और तपनोली। तपनोली अभी काफ़ी भारी मात्रा में इनका नुकसान हुआ है, मतलब बहुत पॉपुलेशन मरी है, इस वजह से यह न्यूज़ में है।
ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN में, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड में ये भी है। तो तीनों के तीनों क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी ये प्रजाति ओरंगुटान की आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जिसको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया। दिखते कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनका बॉडी थोड़ा सा एक मैसिवली बिल्ड हुआ होता है। फर कलर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देगा तीनों स्पीशीज के बीच में, किसी का थोड़ा सा डार्क है, किसी का थोड़ा सा लाइट कलर का फर है स्पेशली। सोशल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ओरंगुटान जनरली आप देख पाओगे तो सोलिटेरी एनिमल्स हैं, जिनको अकेला रहना पसंद है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे एक माँ है ओरंगुटान की जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो जब तक यहाँ पर बच्चा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है, अपनी माँ के साथ में बड़ा हो रहा है, वो मदर रेज कर रही है अपने बच्चे को, तब तक वो अपनी माँ के साथ में रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर ये अलग अलग प्रकार की साउंड्स को निकालकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसमें फीमेल और मेल दोनों के दोनों साउंड्स निकालते हैं, जैसे जिसको बोला जाता है रोलिंग कॉल। प्लीज याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। इस बार आपने पता होगा, देखो ओरंगुटान के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार तो वेस्टर्न हुलॉक के बारे में, गिब्बों के बारे में पूछ लिया था, वो हम लोगों ने पढ़ रखा था, अपने इसी सेशन में पढ़ा था। तो ओरंगुटान के बारे में एक खास बात है कि बोथ फीमेल्स एंड मेल्स कुछ साउंड का यूज करते हैं, जिसको रोलिंग कॉल के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं। फिर ये स्पीशी ओमनीवोरस है नेचर में, मतलब प्लांट्स भी खा रहे हैं, उसके अलावा छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाने का भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। IUCN के अंदर में देखोगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको कवर किया गया। तो ओरंगुटान के बारे में डिस्कशन हो गया, तीनों स्पीशी के बारे में हमने बात कर ली। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे आपको रिविजन पॉइंटर्स दिए हैं, इसको आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिविजन पॉइंटर बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखो, एक अच्छी बात यह है कि मैं आज की PYQ लेकर आ गया आपके लिए। यह UPSC 2023 का PYQ है। Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of a wood? इनमें से वो कौन सी स्पीशी है दोस्तों जो एक लकड़ी का इस्तेमाल करके अपना टूल बनाता है और पेड़ के अंदर में होल में से इंसेक्ट्स को निकालता है? तो उसका आंसर है ओरंगुटान, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। ये 2023 का क्वेश्चन है और 2025 में वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो पूछ लिया। तो घबराना नहीं कि अगले साल फिर से यहाँ पर पूछ ले कुछ ओरंगुटान के बारे में। चलिए अगला आर्टिकल। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है, उसको कम से कम आप लोग प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर में प्रेजेंट हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि सपोर्ट मिले हम सभी लोगों को। अगला आर्टिकल यहाँ पर ये प्रेजेंट है दोस्तों, जो बात करता है एंकर के बारे में। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, अभी काफ़ी चर्चाओं में था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी जगह पर चर्चा हो रही है एंकर। हुआ क्या एक्चुअली में, आपके सामने आर्टिकल है। IIT मद्रास ने दुनिया का पहला 3D ब्रेन स्टेम एटलस को प्रेजेंट किया है। देखो ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे 3Ds हैं, यहाँ पे हम ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हैं। तो और गहरा हिस्सा ब्रेन स्टेम को स्टडी करके हम अपने ब्रेन के हर एक प्रकार की बातों को जान सकते हैं। स्पेशली ब्रेन को स्टडी किया जा सकता है फ्रॉम प्री नेटल एज टू द ओल्डर एज। बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म से पहले से लेकर उसके बूढ़े होने तक उसके ब्रेन को स्टडी किया जा सकता है बाय द ब्रेन स्टेम या विद द हेल्प ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का एक 3D रेडी करा गया है और दुनिया का पहला 3D है। इसको नाम एंकर दिया गया है। तो एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछेगा, हाल ही में भाई एंकर नाम की एक चीज चर्चाओं में थी, ये क्या है? यह है दुनिया का पहला 3D ब्रेन स्टेम सेल। एंकर का अपने आप में फुल फॉर्म भी है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद द 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब कुछ बेसिक बातों को कवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि IIT मद्रास ने एक काम करके दिखाया है जो अभी हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। हाल ही में एंकर रिलीज किया, दुनिया का पहला मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन स्टेम। फुल फॉर्म हमने डिस्कशन किया, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, एक मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव 3D मैप प्रोवाइड करवाएगा, डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा। हम इस ब्रेन स्टेम के माध्यम से जो हमारे ब्रेन के अंदर में समय के अनुसार डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, प्री नेटल स्टेज से लेकर, शुरुआती स्टेज से लेकर, जन्म लेने से लेकर एडल्ट तक या ओल्डर एज तक हम अपने ब्रेन के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी कर सकते हैं इस एंकर के माध्यम से। अब इसको डेवलप किसने किया है? सुधा गोपाल कृष्णा ब्रेन सेंटर, जो IITM का एक हिस्सा है। फीचर्स की बात करेंगे तो भाई इसमें पहला काम क्या होगा? ब्रेन मैपिंग। इसमें 200 से ज़्यादा ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई फाइबर वगैरह प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क है।
यानी एमआरआई टेक्नोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, कीमो आर्किटेक्चर है, इन सबको मिलाने के बाद में ये 3D मॉडल को रेडी करा गया है। ठीक है, अब ये 3D मॉडल बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में हर एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से है, हर एक ब्रेन सेल को हम स्टडी कर पाएंगे, इवन एट द माइक्रोन लेवल ब्रेन सेल्स को बढ़िया तरीके से स्टडी किया जा सकता है। तो ये है इसके अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बात। फिर आता है क्वेश्चन अबाउट द इंपॉर्टेंस कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस यही है भाई कि भाई साइंटिस्ट की काफ़ी मदद होने वाली है न्यूरल नेटवर्क स्टडी के अंदर में, सेलुलर क्लस्टर्स के अंदर में, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है फ्रॉम द फीटल स्टेज टू द ओल्ड स्टेज। यही तो डिस्कस कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर बच्चे की उम्र से लेकर बूढ़े तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर स्टडी करके क्या मिलेगा। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ब्रेन के अलग अलग अंदरूनी रीजन्स के अंदर में किस तरीके से जो बीमारियां हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारे दिमाग के हिस्सों को। इवन हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं जहां पे हमारे न्यूरॉन्स खत्म हो रहे होते हैं, कि भाई आखिरकार ये हो कैसे रहा है, इसका अर्ली डिटेक्शन पहले यहां पर ये इन केसेस के बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। तो ये है यहां पर खास बात इस पर्टिकुलर एंकर नाम के इनिशिएटिव की। कुछ भी रिवाइज करना है यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं इजीली रिवाइज करने के लिए। चलिए, आर्टिकल नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट है जो बात करता है AN-32 एयरक्राफ्ट के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने देखा हाल ही में एक बहुत दुखद खबर निकल कर आती है, हमारा एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है C-95 के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताओ AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, ये सॉरी AN-32 क्या है। तो AN-32 आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली हमारे ट्रूप्स को, हमारे जवानों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है, या इवन कार्गो को दोस्तों यहां पर इधर से उधर पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। तो ये खास बात है AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। अब एक्चुअली में होता क्या है, तो न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हाल ही में क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई एयरफोर्स स्टेशन असम जोरहट के अंदर में, जिसकी वजह से 5 जवानों की जान गई। ओम शांति। अब AN-32 एयरक्राफ्ट के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस एयरक्राफ्ट। जैसे ये कहां का बना हुआ है, कहां का ओरिजिन का है। तो ये सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा, यूएसएसआर ने बनाया था, हमने यूएसएसआर से इस एयरक्राफ्ट को परचेज किया हुआ है। नाटो ने इसको नाम दिया है क्लाइन। ठीक है, इसका मेन जो डिजाइन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो किसने किया था, एक कंपनी है एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो। ये यूक्रेन के अंदर में प्रेजेंट है, लेकिन जब पहले यूएसएसआर हुआ करता था तो यूक्रेन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर यूएसएसआर टूट जाता है, यूक्रेन अलग हो जाता है, तो आज ये जो कंपनी है वो यूक्रेन में प्रेजेंट है। इसी ने ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था AN-32 एंटोनोव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। इंडिया ने यूएसएसआर से 1984 में इस एयरक्राफ्ट को परचेज किया था, और आज इंडियन एयरफोर्स जो है वो 100 AN-32 एयरक्राफ्ट का यूज कर रही है। अब इसके मेजर फीचर्स के बारे में जब डिस्कशन होता है तो पहला फीचर यह है कि भाई इसमें 2 सिंगल शाफ्ट इंजन लगाए गए हैं। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है, इवन हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में परफॉर्म कर सकता है, 4500 मीटर की ऊंचाई पे परफॉर्म कर सकता है। इसका टोटल वेट 27 टन, स्पीड जो है 530 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यहीं पर गेम खत्म हो जाएगा, एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि बताओ ये किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी क्षमता अगर आप लोग देखोगे, इसको बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हो, 7.5 टन ऑफ कार्गो को कैरी कर सकता है, 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, 42 पैरा ट्रूपर्स को यहां पर कैरी करने की क्षमता इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन चला सकता है, कहीं पर ड्रॉप मिशन चलाना हो वो कर सकता है, पैरा ट्रूप ऑपरेशंस, ठीक है, जो स्पेशली यहाँ पर हवाई छलांग होती है तो उसमें यहाँ पर हेल्प कर सकता है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है। ये सारे के मिलिट्री रूल्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं ना। जब भी आपको ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप इजीली रिवाइज करेंगे फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। वैसे मेरे हिसाब से ना इसमें इन्हीं 3 लाइनों में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए अगर ये न्यूज़ में बना हुआ है और एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो। कि AN-32 क्या है, सोवियत मेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसको नाटो ने क्लाइन नाम दिया है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो मेन कंपनी है वो है एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट भाई। सीधा सीधा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी के बारे में जिसका नाम है जूनो।
जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हाल ही में न्यूज़ में आई है। अब हुआ क्या है कि भाई इस ऑब्जर्वेटरी ने कोलैबोरेशन किया है चाइना में और अपना पहला रिजल्ट डेटा पब्लिश कर दिया है और ये शो कर रहे हैं कि हम किस तरीके से न्यूट्रिनोज के अंदर में जो बदलाव होते हैं, न्यूट्रिनोज के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं या उसका मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि बताओ हाल ही में ये जूनो ऑब्जर्वेटरी चर्चाओं में है, ये जूनो ऑब्जर्वेटरी किस प्रकार की ऑब्जर्वेटरी है या इस ऑब्जर्वेटरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। जूनो की फुल फॉर्म है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। एक बहुत ही बड़े साइज की अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाया गया है। इसका मेन पर्पस है न्यूट्रिनोज को पकड़ना, न्यूट्रिनोज की जांच करना। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा, बस इतना याद रखो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने का काम है जूनो का। ये कहां पे प्रेजेंट है? काइपिंग सिटी ग्वांगडोंग में प्रेजेंट है। स्पेशली ये पर्टिकुलर ग्वांगडोंग प्रोविंस चाइना में। तो चाइना में ऑब्जर्वेटरी है, इसको डेवलप किया गया था एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस के माध्यम से। लगभग 74 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल होते हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप एंड स्पेसिफिकली अमेरिका, है ना। फिर इस पूरे इनिशिएटिव को चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने लीड किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स यहाँ पर हेल्प करता है और उसके बाद में चाइना इस प्रकार का ये जो रिएक्टर है वो रेडी करता है। अब यहां पर ये जो ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं विच इज जूनो जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन, बताओ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन गोल है न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग को डिटरमाइन करना, न्यूट्रिनोज के बारे में जानकारी प्रोड्यूस करना और उसको यहां पर सही तरीके से अरेंज करना। इसलिए हम न्यूट्रिनो के पैटर्न को समझ रहे हैं। अरे यार ये न्यूट्रिनो किस चिड़िया का नाम है जिसके स्टडी करने के लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो सुनो, न्यूट्रिनोज वो पार्टिकल्स हैं दोस्तों जो लेप्टोन फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन्हीं न्यूट्रिनोज को कई बार घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के लिए एक पॉइंट बन गया, न्यूट्रिनोज को हम घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कोई भी पार्टिकल, देखो हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब कोई भी पार्टिकल की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि उस पार्टिकल का किस मैटर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, क्योंकि वो पार्टिकल कोई जितने सारे मैटर्स उनके साथ में टकराएगा, जैसे ही टकराएगा हम उस पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि घोस्ट दिखाई थोड़ी दे रहा है। तो वैसा ही यहां पर दोस्तों न्यूट्रिनोज के साथ में है। एक तो पहली बात, न्यूट्रिनोज के पास में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। दूसरा, बहुत ही छोटे साइज के हैं। तीसरा दोस्तों, लेस देन 1 मिलियंथ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का ये साइज देखने को मिलता है। और चौथा, ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो न्यूट्रिनोज आपके बॉडी के अंदर में मतलब सेकंडों के हिसाब से बहुत सारे न्यूट्रिनोज आपके बॉडी के साथ में टकरा रहे हैं, लेकिन हम न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिनोज का मैटर के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता, मैटर के साथ में ये टकराते नहीं हैं, इसलिए हम इनको पकड़ नहीं पाते। तो इन्हीं न्यूट्रिनोज की और भी डीपली स्टडी करने के लिए, जांच करने के लिए हमारा मेन पर्पस है इस जूनो ऑब्जर्वेटरी का, या जूनो ऑब्जर्वेटरी का एग्जैक्टली जो मेन टारगेट है वो उसको स्टडी करना। ठीक है, अब जब हम डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो पहली बार न्यूट्रिनोज की डिस्कवरी होती है 1930 में, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया गया 1956 में। फिर यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ों के थ्रू न्यूट्रिनोज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता रहा। कैसे? क्योंकि न्यूट्रिनोज वैसे तो किसी मैटर के साथ में टकराता नहीं है, लेकिन यही न्यूट्रिनोज केवल और केवल इंटरैक्ट करते हैं केवल किस चीज के माध्यम से? ग्रेविटी के माध्यम से और वीक न्यूक्लियर फोर्स के माध्यम से। समझ रहे हैं? तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो बहुत सारा एक अबेंडेंट लेवल पर जो ये पार्टिकल्स है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, माना जाता है 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज एवरी सेकेंड पास होते हैं इंसानी शरीर से। हमारे बॉडी से हर सेकेंड 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं। हालांकि हमको किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचाते वो न्यूट्रिनोज। तो ये जूनो ऑब्जर्वेटरी का काम यही है, इन न्यूट्रिनोज की स्टडी करना, इनका पूरा अरेंजमेंट करना, ये इसका पर्पस है। तो जूनो ऑब्जर्वेटरी का पर्पस आपको समझ में आया, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं वो समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में इन्हीं दो चीजों से में से क्वेश्चन बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार वगैरह ये तो सवाल यूपीएससी ने पूछ रखा है, ये न्यूट्रिनो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अब यहां पर देखो होता क्या है, प्रश्न आपके सामने भी होगा कि न्यूट्रिनोज की स्टडी चलो कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उस न्यूट्रिनोज की स्टडी करने से हमको होगा क्या, क्या मिलेगा, जरा ये बताओ। पहली चीज, हम फिजिक्स को और डीपली समझ पाएंगे, ब्लैक होल्स की स्टडी कर पाएंगे, कॉस्मोलॉजी, इवन यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, बिग बैंग थ्योरी के नेचर को भी हम लोग यहां पर समझ पाएंगे विद द स्टडी ऑफ न्यूट्रिनोज।
तो ये हो गया दोस्तों न्यूट्रिनो के बारे में सारा का सारा डिस्कशन। अब कभी भी रिवाइज करना है टॉपिक, आप रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ नहीं उठा के पढ़ना है, इतना इतना रिवाइज कर लेना, काम आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट करिए और आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, पता चलेगा आपने कितने अच्छे से सेशन को सुना है। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू तपनोली ओरेंगुटन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तपनोली और ओरेंगुटन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये ओरेंगुटन आज के समय पर एंडेमिक है टू द इंडोनेशिया सुमत्रा आइलैंड। ये ओरेंगुटन इंडोनेशिया के अंदर सुमत्रा आइलैंड में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, ये एक टेरिस्टेरियल स्पीशी है। थर्ड स्टेटमेंट, ये ओरेंगुटन को आयुसियन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताएं एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंकर। एंकर को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताना है। पहला, एंकर का मतलब है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद द 3D रिकंस्ट्रक्शन। सेकेंड, एंकर जो है इसको डेवलप किया गया है सुधा गोपाल कृष्णा ब्रेन सेंटर के थ्रू एट IIT मद्रास। थर्ड, एटलस जो है ये एक 3D एटलस है ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ना एक चीज़ है जो हम लोगों ने मिस कर दी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम लोगों ने न्यूट्रिनोस के बारे में पढ़ा तो हमने जूनो के बारे में, ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ा। तो जूनो के अंदर में मेन पर्पस क्या है इसका, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना, न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी निकालना। अब न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कैसे करता है वो, तो इसी ऑब्जर्वेटरी में लिक्विड सिंटिलेटर डिटेक्टर लगाया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा और हाईएस्ट लिक्विड सिंटिलेटर डिटेक्टर भी यहाँ पर ये जूनो ऑब्जर्वेटरी को कहा जाता है। तो एक टर्म जूनो ऑब्जर्वेटरी के साथ में जोड़ लीजिएगा, ये आपके रिवीजन पॉइंटर में भी शामिल है, ठीक है। रिवीजन पॉइंटर में कहाँ पे शामिल है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई इसमें एक लिक्विड सेंटिलेटर भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्रिसीजन लिक्विड सेंटिलेटर डिटेक्टर है, जिसके माध्यम से न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किया जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है, बाकी 2 स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जूनो। जियांगमन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताइए। पहला, ये ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ग्वांगडंग प्रोविंस ऑफ चाइना में। दूसरा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग को डिटरमाइन करना। तीसरा, यह दुनिया की सबसे बड़ी और हाईएस्ट प्रिसीजन लिक्विड सेंटिलेटर डिटेक्टर है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी इस सेशन में मिली होगी। बाकी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।